हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नॉकटर्नल स्टूडेंट में। मेरे ख्याल से मेरी वॉइस भी क्लियर होगी आप सबको और क्वेश्चन जो दिख रहा है वो भी ठीक। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर से यूपी पीसीएस की दृष्टि आईएएस की टेस्ट पेपर लेकर। यूपी पीसीएस का दृष्टि आईएएस का टेस्ट पेपर आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कौन सा है? टाइम पत्रिका द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक नामित किया गया है? ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन और हमारे आंसर बताने के बीच में जो गैप मिलेगा आप लोग को, ठीक है, कमेंट में आप लोग उसका आंसर बताइएगा और ख़ुद को एनालाइज कीजिएगा, ठीक है, कि हमारे कितने आंसर सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। क्लियर है? उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। जिससे चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, क्लियर है आप सबको? चलिए पहली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। किसकी बात हो रही है? टाइम पत्रिका द्वारा निम्नलिखित में किस भारतीय कंपनी, ठीक है, किस भारतीय कंपनी को दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक नामित किया गया है? ठीक है, तो किसको नामित किया गया है? दुनिया की प्रभावशाली कंपनियों में से एक नामित किया गया है किसको? ठीक है, मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, दुनिया की प्रभावशाली कंपनियों में से किसको एक नामित किया गया है? सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से किसे एक नामित किया गया है? चलिए बताइए आप लोग, आंसर दीजिए इसका। टाइम पत्रिका द्वारा किसकी बात हो रही है? टाइम पत्रिका की बात हो रही है। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? किस कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। किसकी बात हो रही है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर टाइम पत्रिका द्वारा क्या इसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, इसे एक के रूप में मान्यता दी गई है। 100 सूची में क्या है? टाइम की जो 100 सूची में दूसरी बार इसको शामिल किया गया है। कितनी बार? दूसरी बार इसको शामिल किया गया है टाइम में। ठीक है, टाइम पत्रिका द्वारा किसको टाइटन श्रेणी में रखते हैं। क्लियर है? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियंस का खिताब जीता है? किसकी बात हो रही है? स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियंस का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो बताइए किसने जीता है? किसने जीता है? बृहत सोना। ठीक है, किसने जीता है? सोमा। ठीक है, बृहत सोमा ने जीता है। ठीक है, कहाँ की हैं? 12 वर्षीय हैं, टेक्सास की हैं। ये कहाँ की? टेक्सास की हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है। क्या कौन जीता है? बृहत सोमा। कौन? बृहत सोमा ने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चौथी अमेरिकी हैं, 28वीं भारतीय अमेरिकी बन गई इस जीत के बाद। सोमा कौन? ठीक है, इस खिताब को जीतने वाली कौन सी? 28 भारतीय अमेरिकी बन गई हैं ये। ठीक है, भारतीय अमेरिकी बन गई हैं ये इस खिताब को जीतने वाली। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। तेजी से हम लोग क्वेश्चन आंसर खत्म करेंगे। ठीक है, सारे दृष्टि आईएएस का टेस्ट पेपर है, हमने जैसा कि आपको बताया। ठीक है, चलिए किसकी बात हो रही है? किस भारतीय शटलर ने, किसकी बात हो रही है? किस भारतीय शटलर ने बोन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है? किसने जीता है? किस भारतीय शटलर ने जीता है? ठीक, बोन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताब किस भारतीय शटलर ने जीता है? ठीक है, चलिए आंसर कीजिए आप लोग। किसने जीता है? तन्वी शर्मा ने। किसने? तन्वी शर्मा ने, ऑप्शन ए। ठीक है, तन्वी शर्मा ने जर्मनी में कहाँ पर? बोन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता है ये। ठीक है, 15 वर्षीय तन्वी का क्या है? पहला सीनियर खिताब है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है?
हुलांगोपर, किसकी बात हो रही है? हुलांगोपर गिब्बन अभयारण्य, किसकी बात हो रही है? हुलांगोपर, ठीक है, हुलांगोपर गिब्बन अभयारण्य, जिसे कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? भारत के असम में स्थित है। कहाँ पर? भारत के असम में स्थित है। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, किसकी बात हो रही है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए कौन सा कथन सही है। ठीक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए। पहला क्या है? इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसका कोई वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो को प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम 150 दिन का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा क्या है? इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला पारिश्रमिक सभी राज्यों में समान है। क्या है? ठीक है, एक दो ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, तो कौन सा? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, और ना तो एक और ना ही दो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, ना तो एक और ना ही दो, दोनों ऑप्शन ही सही नहीं है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? मनरेगा क्या है? एक मांग आधारित श्रम रोजगार गारंटी, ठीक है, श्रम रोजगार योजना है। यह उन ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष क्या है? कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करता है जिनके वयस्क सदस्य क्या हैं? अकुशल शारीरिक श्रम के लिए स्वेच्छा से आते हैं। ठीक, दूसरा क्या है? इसके तहत क्या है? मजदूरी दर कितना है? भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न होती है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में कितना है? 221 रुपये है। अरुणाचल प्रदेश में 224 रुपये, बिहार और झारखंड में 228 रुपये है। ठीक है, तो सभी राज्यों में समान नहीं है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसकी बात हो रही है? केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट 2024-25 किसकी बात हो रही है? केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय बजट की बात हो रही है, ठीक है, 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए पहला देखते हैं क्या है। सरकार ने क्या किया है? शिक्षा की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक बजट आवंटित किया। दूसरा क्या है? सरकार ने एंजल टैक्स को 10% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की है। ठीक, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो, ABCD। ठीक है, चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, आइए देखते हैं। तो D ऑप्शन, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो क्या है? शिक्षा की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक बजट आवंटित किया गया है? नहीं। ठीक है, इसमें क्या किया गया? सरकार ने सामाजिक क्षेत्रों के लिए कितना धन आवंटित किया है? सरकार ने सामाजिक क्षेत्रों के लिए क्या किया है? धन आवंटित किया, जिसमें स्वास्थ्य के लिए कितना है? 89,287 करोड़ रुपए, मतलब 89,287 करोड़ रुपए किसमें? स्वास्थ्य के लिए। और शिक्षा के लिए 1,25,638 करोड़ रुपए। और ग्रामीण विकास के लिए कितना? इसमें क्या रहा है? क्या कह रहा है? शिक्षा की तुलना में स्वास्थ्य के लिए अधिक बजट आवंटित किया गया? नहीं। स्वास्थ्य के लिए 89,287 करोड़ और शिक्षा के लिए 1,25,638 करोड़। और ग्रामीण विकास के लिए कितना? 2,65,808 करोड़ शामिल है। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या है? सरकार ने एंजल टैक्स को 10% से बढ़ाकर 15% घोषणा की है। ठीक, तो इसमें क्या है? वित्त मंत्री ने क्या किया? स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए भारत में निवेशकों पर एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की है। ठीक है, एंजल टैक्स क्या है? जो कोई स्टार्टअप शुरू करता था उस पर क्या कितना परसेंट? 10% दिया जाता था। ठीक है, 10% टैक्स देना होता था। लेकिन वित्त मंत्री जी ने क्या किया है?
स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए निवेशकों को एंजल टैक्स को क्या कर दिया, समाप्त करने की घोषणा की है। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा बेरोजगारी के प्रकार हैं? चलिए बेरोजगारी के प्रकार बताइए आप लोग। किसकी बात हो रही है? बेरोजगारी के प्रकार की। निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी के प्रकार है? संघर्षात्मक बेरोजगारी, कार्यात्मक, व्यक्तिपरक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, केवल 1 और 4, 2 और 3। ठीक है, 7 क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसमें से? कौन सा बेरोजगारी के प्रकार है? सही उत्तर का चयन क्या हो जाएगा? 1 और 4। ठीक है, संघर्षात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी के प्रकार हैं। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सा योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? किसकी बात हो रही है? सही सुमेलित नहीं है। योजना वर्ष दिया गए हैं और उनको मिलान करने के लिए दिया गया है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो कौन सा नहीं सुमेलित है? स्टार्टअप इंडिया पहल 2015। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया पहल 2015। ठीक है, यह क्या है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया पहल कब आया था? 16 जनवरी 2016 को। ठीक है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। कब? स्टार्टअप इंडिया पहल 2015 में नहीं, बल्कि कब? 2016 में। ठीक है, 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, डिजिटल इंडिया पहल 2015, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 संगम युग में खेतिहर मजदूरों को किस नाम से जाना जाता था? कब की बात हो रही है? संगम युग की बात हो रही है। ठीक, संगम युग में खेतिहर मजदूरों को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, चलिए बताइए। संगम युग में खेतिहर मजदूरों को किस नाम से जाना जाता था? संगम युग में खेतिहर मजदूरों को किस नाम से जाना जाता था? पेरियार, अरासर, वेल्लाल और कैडेसियर। ठीक, कैडेसियर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस नाम से जाना जाता था संगम युग में खेतिहर मजदूरों को? पेरियार के नाम से। किस नाम से? पेरियार के नाम से जाना था। बेल्लाल के नाम से किसको? अमीर किसान को। ठीक है, अरासर के नाम से शासक वर्ग को। और कैडेसियर के नाम से किसको? निम्नतम वर्ग के सदस्य को कैडेसियर के नाम से जाना जाता था। चलिए, यापनीय संप्रदाय संबंधित है। किसकी बात हो रही है? यापनीय संप्रदाय की। यापनीय संप्रदाय संबंधित है। किससे संबंधित है? यापनीय संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। यापनीय संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में किसकी बात हो रही है? मौर्य काल में, ठीक, राज्य के भंडार गृह और राजकोष के प्रमुख संरक्षक को कहा जाता था। मौर्य काल की बात हो रही है। ठीक है, मौर्य काल की बात हो रही है। मौर्य काल में राज्य के भंडार गृह, ठीक है, राज्य के भंडार गृह और राजकोष के प्रमुख संरक्षक को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? सन्निधाता। किस नाम से? सन्निधाता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, भंडारण एवं जमा करने की अपेक्षा क्या होता था? मौर्यों में मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया जाता था। ठीक, मौर्य काल में राजकोष और क्या भंडार गृह के मुख्य संरक्षक को सन्निधाता के नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किसने हर्षचरित की रचना की थी? किसने हर्षचरित की रचना की थी? किसकी बात हो रही है? हर्षचरित की बात हो रही है। हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित की रचना की थी बाणभट्ट ने। हर्षचरित की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। गुप्त काल में प्रांत के प्रमुख को कहा जाता था। गुप्त काल में प्रांत के प्रमुख को क्या कहा जाता था?
गुप्त काल में प्रांत के प्रमुख को क्या कहा जाता था? उपाधिक। ठीक है, क्या कहा जाता था? उपाधिक कहा जाता था। ठीक, उपाधिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट मंत्रालय 2024-25 आवंटित राशि सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक, सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। चलिए, आवंटित राशि केंद्रीय बजट मंत्रालय का 2024-25 का आवंटित राशि दिया गया है और पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक, 1,32,04,69, ठीक है, सॉरी 1,32,469.86 करोड़ रुपए। ठीक है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय 3,712.49 करोड़ रुपए। नगर विमानन मंत्रालय 2,357.14 करोड़ रुपए। कोयला मंत्रालय 192.55 करोड़ रुपए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है ये बताना है। सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं सही है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय। रसायन और उर्वरक मंत्रालय सही नहीं है। किनको इसको कितना दिया गया है? 3,712 की जगह दिया गया है 1,68,499। ठीक, 1,68,499, 1,68,499। ठीक, 1,68,499.87 करोड़ रुपए। 87, ठीक है, 87 करोड़ रुपए। 87 करोड़ रुपए, 1,68,499.87 करोड़ रुपए दिया गया किसको? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? किसकी बात हो रही है? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है? संबंधित नहीं है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से कौन सा नहीं संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण क्या है? अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, किसकी बात हो रही है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की बात हो रही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक, PMVVY का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है, का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति प्रदान करना। बी ऑप्शन, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और ब्याज से प्राप्त आय में भविष्य में गिरावट के प्रति वृद्ध व्यक्तियों की रक्षा करना। सी क्या है? वित्त पोषण के साथ युवा उद्यमियों का समर्थन करना। डी, वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करना। वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करना। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। ABCD क्या पूछ रहा है? कौन सा उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या है वय वंदना योजना का? क्या हो जाएगा? क्या है? सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। क्या? सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और ब्याज से प्राप्त आय में भविष्य में गिरावट के प्रति वृद्ध व्यक्तियों की रक्षा करना। ठीक है, ये क्या है? प्राथमिक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। किसका? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। किसकी बात हो रही है? विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिए, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए हम पढ़ देते हैं क्या है। पहला क्या है? यह शुल्क मुक्त दर्जा
वाला एक निर्दिष्ट क्षेत्र है और व्यापार संचालन शुल्कों एवं टैरिफों के प्रयोजन के लिए इसे एक विदेशी क्षेत्र माना जाता है। दूसरा क्या है, इसे सीमा शुल्क अधिनियम के तहत हवाई अड्डों, बंदरगाहों, भूमि कस्टम स्टेशनों एवं अंतर्देशीय कंटेनर द्वीपों के समकक्ष माना जाता है जो ऑन साइट सीमा शुल्क निकासी की अनुमति प्रदान करता है। ये दो आपके सामने ऑप्शन थे। अब इनके जो कोड दिए हैं उसका प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। ए क्या है, केवल एक, बी केवल दो, दोनों एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, तो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की बात हो रही है। शुल्क मुक्त दर्जा वाला क्या है, एक निर्दिष्ट क्षेत्र है। व्यापार संचालन शुल्कों और टैरिफों के प्रयोग से इसे एक विदेशी क्षेत्र माना जाता है। इसे सीमा शुल्क अधिनियम के तहत हवाई अड्डों, बंदरगाह, भूमि कस्टम स्टेशनों एवं अंतर्देशीय कंटेनर द्वीपों के समकक्ष माना जाता है जो ऑन साइट सीमा शुल्क निकासी की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, किसकी बात हो रही है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शेयर बाजार में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है। ठीक है, ब्लूमबर्ग। चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर कीजिए। किसकी बात हो रही है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शेयर बाजार में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शेयर बाजार में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है, भारत की वर्तमान रैंकिंग बतानी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शेयर बाजार में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है, कौन सी रैंकिंग है, भारत की वर्तमान रैंकिंग कितनी है, चौथी रैंकिंग है, कितनी है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शेयर बाजार में भारत की वर्तमान रैंकिंग कितनी है, चौथी है। कितनी रैंकिंग है, चौथी रैंकिंग है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात करें, कहाँ है, भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है इसने, वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 16वें वित्त आयोग, किसकी बात हो रही है, 16वें वित्त आयोग की बात हो रही है। ठीक, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, इसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक है, चलिए इसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। दूसरा क्या है, इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होंगी। तो कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो, कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, तो कौन सा सही है, ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, इसके अध्यक्ष क्या है, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है और सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होंगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्गठित, किसकी बात हो रही है, पुनर्गठित लैंगिक संवेदीकरण एवं आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष कौन है। चलिए बताइए, किसकी बात हो रही है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्गठित लैंगिक संवेदीकरण एवं आंतरिक शिकायत समिति, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्गठित लैंगिक संवेदीकरण एवं आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष कौन है, कौन है, हीमा कोहली। कौन, हीमा कोहली इसके अध्यक्ष है, हीमा कोहली इसके अध्यक्ष हैं। किसके, लैंगिक संवेदीकरण एवं आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष कौन है, हीमा कोहली हैं। कौन है ये, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति हीमा कोहली को क्या किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के लैंगिक संवेदीकरण एवं आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है, इनको नियुक्त किया गया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन, किसकी बात हो रही है, कौन भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति की जीवनी, वेंकैया नायडू। ठीक है, वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस पुस्तक के लेखक हैं।
भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति कौन है कि जिसकी जीवनी वेंकैया नायडू। लाइफ इन सर्विस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? यस नागेश कुमार। यस नागेश कुमार क्या है, इस पुस्तक के लेखक हैं। वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, यस नागेश कुमार इसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। कौन सी भारतीय खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला बनी? कौन सी भारतीय खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला बनी है? कौन बनी है? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा क्या है, सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, एयर इंडिया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ स्थापित करेगा? एयर इंडिया जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल, किसकी बात हो रही है? फ्लाइंग स्कूल, ठीक है, कहाँ स्थापित करेगा? क्वेश्चन नंबर 23। तो कहाँ पर स्थापित कर रहा है एयर इंडिया सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल? कहाँ पर? अमरावती में। कहाँ पर? अमरावती में स्थापित करेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अमरावती में स्थापित करेगा। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, थोड़ा जूम कम करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं दिखेंगे इसके, नहीं तो। चलिए ठीक है, बताइए, सूची को मिलान कीजिए आप लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अच्छा, ऊपर तो स्पेस है। ठीक, चलिए सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सूचियों का की सहायता से आंसर बताना है आपको। ठीक, मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर है जी, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, रवि अग्रवाल, विक्रम मिश्री, टीवी रविचंद्रन, ठीक, इनको व्यक्ति हैं, इनकी नियुक्ति हुई है, इसका आपको मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं हम लोग। ठीक है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ठीक है, क्या है ये? अध्यक्ष हैं भारतीय स्टेट बैंक के। ठीक है, क्या है ये? अध्यक्ष हैं, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। चलिए लिख देते हैं। ठीक है, अध्यक्ष हैं ये भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के क्या हैं ये? अध्यक्ष हैं। और रवि अग्रवाल क्या है? ये अध्यक्ष हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के। किसके? ये भी अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं ये। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ठीक, ऑप्शन सी विक्रम मिश्री, ठीक है, इनकी ये क्या है? विक्रम मिश्री की बात हो रही है। क्या हो जाएंगे ये? भारत के विदेश सचिव हैं। क्या है ये? भारत के विदेश सचिव। भारत के विदेश सचिव हैं। टीवी रविचंद्रन, लास्ट ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन का क्या है? कौन बच रहा है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। टीवी रविचंद्रन क्या है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो कौन हो जाएगा? कौन सा है ये? 3 1 ठीक 4 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 1 4 2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिए आप लोग। किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? स्पाइस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? स्वप्ना कलिंगल को स्पाइस 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, स्वप्ना कलिंगल को स्पाइस 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, किसकी बात हो रही है? एनपीसीआई की बात हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक केंद्रीय संगठन है जो भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। दूसरा क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा, यूपीआई क्या है? भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। सही कोट चुनिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों सही है। एनपीसीआई की बात हो रही है, एक और दो, दोनों सही है, केंद्रीय संगठन है। ठीक, और यूनिफाइड भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा क्या है? शुरू की गई एक परियोजना भी है। क्लियर है? आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा उत्पादन के, किसकी बात हो रही है? कौन सा उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है? क्या पूछ रहा है? एक नहीं है। कौन सा उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? भूमि, श्रम, पूंजी और लाभ उत्पादन के 4 कारकों में से कौन सा एक नहीं है? ठीक है, क्या कौन सा नहीं है? लाभ क्या है? उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है। उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है। कौन सा? लाभ नहीं है। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसकी बात हो रही है? मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के बारे में बताइए। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने के लिए 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का गठन करने का अधिकार है। दूसरा क्या है? ऐसी पहली समिति वर्ष 2016 में गठित की गई थी। कूट क्या दिए गए हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा? कौन सा सही है? केवल दो सही है इसका, केवल दो। ऐसी पहली समिति वर्ष 2016 में गठित की गई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि क्या है? संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा किसमें 45 ZB के तहत क्या हुआ था? केंद्र सरकार के पास मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितना आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने के लिए कितनी 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति एमपीसी 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति की स्थापना का अधिकार है। ठीक है, 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति की क्या है? स्थापना का अधिकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा श्रिंकफ्लेशन का उपयुक्त उदाहरण है? किसकी बात हो रही है? श्रिंकफ्लेशन की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रिंकफ्लेशन का उपयुक्त उदाहरण है? श्रिंकफ्लेशन का उपयुक्त उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रिंकफ्लेशन का उपयुक्त उदाहरण है? तो कौन सा है? मूल्य वृद्धि के साथ चिप्स का एक बड़ा पैकेट, कीमत में कमी के साथ एक कंटेनर में आइसक्रीम की अधिक स्कूप,
एक पैकेट में कम चिप्स लेकिन अपरिवर्तित कीमत, एक पैकेट में अधिक कीमत के साथ अधिक चिप्स, कौन सा हो जाएगा? एक पैकेट में कम चिप्स लेकिन अपरिवर्तित कीमत, एक पैकेट में कम चिप्स लेकिन अपरिवर्तित कीमत, किसका? श्रिंकफ्लेशन का उदाहरण है। श्रिंकफ्लेशन मतलब पैकेट सेम है, ठीक है, लेकिन अंदर की क्वांटिटी कम होती जा रही है उसमें, वही दिया। एक पैकेट में कम चिप्स है लेकिन अपरिवर्तित कीमत, 5 रुपये में ही पहले 5 ग्राम मिलता था, अब 3 ग्राम मिल रहा है, ठीक है। तो एक पैकेट में कम चिप्स है लेकिन अपरिवर्तित कीमत है। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्रिटिकल मिनरल मिशन, किसकी बात हो रही है? क्रिटिकल मिनरल मिशन, ठीक। क्रिटिकल मिनरल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। कौन सा कथन सही है क्रिटिकल मिनरल मिशन के संदर्भ में? क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक। तो क्या हो जाएगा? मिशन का उद्देश्य देश के लिए तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे खनिजों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इन महत्वपूर्ण खनिजों का उपयोग केवल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, किसकी बात हो? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे लैपटॉप और स्मार्टफोन में किया जाता है और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में इनकी कोई भूमिका नहीं होती। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो, कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक, ठीक है, केवल एक सही है। क्रिटिकल मिनरल मिशन, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल मिशन केवल एक सही है, ठीक है, दूसरा गलत है, ठीक है। महत्वपूर्ण खनिज जैसे विंड टरबाइन सहित स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। परमाणु ऊर्जा, नाविकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष अन्वेषण, रक्षा, दूरसंचार, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सहित कई जो है उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिज क्या होते हैं? अपरिहार्य होते हैं, ठीक। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत द्वारा लगाए गए समकरण लेवी, ठीक है, किसकी बात हो रही है? समकरण लेवी, ठीक है, ठीक है, समकरण मतलब इक्वलाइजेशन, ठीक है, इक्वलाइजेशन की बात हो रही है। इक्वलाइजेशन, इक्वलाइजेशन लेवी, इक्वलाइजेशन लेवी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इक्वलाइजेशन लेवी की। भारत द्वारा लगाए गए समकरण लेवी, इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? भारत ने 1 अप्रैल 2020 से, ठीक है, कब से? 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली ई कॉमर्स आपूर्ति या सेवाओं से प्राप्त राशि पर अनिवासी ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर 2% समकरण लेवी लगाई। दूसरा क्या है? समकरण लेवी केवल भारतीय ई कॉमर्स कंपनियों पर लागू किया गया एवं यह विदेशी संस्थाओं को प्रभावित नहीं करती है। कौन सा सही है अभी बताना है। केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, ठीक है, सेम ऑप्शन है, ना तो एक ना ही दो। तो कौन सा सही है? केवल एक, ठीक है, केवल एक सही है, ठीक है, ऑप्शन 2 गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, प्रभावी राजस्व घाटे की गणना राजस्व घाटे में निम्नलिखित में से किया जाता है। किसकी बात हो रही है? प्रभावी राजस्व घाटे की गणना राजस्व घाटे में से निम्नलिखित में से किसे घटाकर की जाती है? निम्नलिखित में से किसे घटाकर की जाती है? किसे घटाकर की जाती है? ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान, वेतन पर व्यय। पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में बीमा क्षेत्र में किसकी बात हो रही है? भारत में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमेय सीमा क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमेय सीमा क्या है? भारत में क्या है? 74%। कितना? 74% है। ऑप्शन डी 74%।
आगे बढ़ते हैं। वस्तु एवं सेवा कर किसकी बात हो रही है? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की बात हो रही है। जीएसटी परिषद के संदर्भ में, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है? पहला क्या है? जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिफारिशें करती है, जैसे कि वस्तुओं एवं सेवाओं को जीएसटी और मॉडल जीएसटी कानूनों के अधीन रखा जाना है या छूट दी जानी है। दूसरा क्या है? प्रत्येक राज्य किसी भी मंत्री को, किसकी बात हो रही है? प्रत्येक राज्य किसी भी मंत्री को जीएसटी परिषद के सदस्य के रूप में नामित कर सकता है, चाहे उनका पोर्टफोलियो कुछ भी हो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सेम ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। तो कौन सा सही है इसमें? जीएसटी की बात हो रही है। दोनों, एक और दो, दोनों सही है। जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिफारिशें करती है, जैसे कि वस्तुओं एवं सेवाओं को जीएसटी और मॉडल जीएसटी कानूनों के अधीन रखा जाना है या छूट देनी चाहिए। दूसरा क्या है? प्रत्येक राज्य किसी भी मंत्री को जीएसटी परिषद के सदस्य के रूप में नामित कर सकता है, चाहे उसका पोर्टफोलियो कुछ भी हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 किसकी बात हो रही है? मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या है? मानव विकास सूचकांक एसडीआई में भारत की रैंक वर्ष 2021 में 135 से सुधरकर वर्ष 2022 में 134 हो गई है। वर्ष 2022 में भारत का एसडीआई मान बढ़कर 0.644 हो गया है, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों सही है। मानव विकास सूचकांक 135 से सुधरकर 134 हो गया और 2022 में भारत का एसडीआई मान बढ़कर 0.644 हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, बताइए एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स किससे संबंधित हैं? तीनों बॉक्स किससे संबंधित हैं? चलिए बताइए आप लोग। एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स किससे संबंधित है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित हैं, WTO से, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जीवन निर्वाह और न्यूनतम पारिश्रमिक के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए आंसर कीजिए, किसकी बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 37, जीवन निर्वाह और न्यूनतम पारिश्रमिक, जीवन निर्वाह और न्यूनतम पारिश्रमिक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? पहला, न्यूनतम पारिश्रमिक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिक सभी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित करें, जबकि जीवन निर्वाह के पारिश्रमिक केवल एक कानूनी आवश्यकता है। जीवन निर्वाह पारिश्रमिक एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करता है, जबकि न्यूनतम पारिश्रमिक विधिक रूप न्यूनतम देता है जो नियोक्ता को देना ही पड़ता है। कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। कौन सा सही है? केवल दो सही है, ठीक है, केवल दो सही है, ठीक। जीवन निर्वाह पारिश्रमिक एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करता है, जबकि न्यूनतम पारिश्रमिक विधिक रूप न्यूनतम देता है जो नियोक्ता को देना ही पड़ता है। केवल दो सही है। कौन सा कथन सही है? केवल दो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में प्लास्टिक पुनर्चक्रण किसकी बात हो रही है? प्लास्टिक पुनर्चक्रण की बात हो रही है। हाल ही में प्लास्टिक पुनर्चक्रण और संधारणीयता, प्लास्टिक पुनर्चक्रण और संधारणीयता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक। हाल ही में प्लास्टिक पुनर्चक्रण और संधारणीयता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है आयोजन?
नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजन किया गया है वर्ष 2023 के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 2023 के लिए वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का स्थान क्या है? किसकी बात हो रही है? वर्ष 2023 के लिए, ठीक है। वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का स्थान क्या है? भारत का क्या स्थान है? क्या स्थान है? 8वां स्थान है। कितना? भारत का 8वां स्थान है, ठीक। भारत का कितना स्थान है? 8वां स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस को क्या बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ठीक, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया किसको? मोहम्मद यूनुस को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में किसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड MCX के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया बताइए। 1 2 3 4 कौन सा है? किसे? प्रवीणा राय। प्रवीणा राय को, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, प्रवीणा राय को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसकी बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 42, बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए, बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए भारत सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? रवि गांधी। कौन है? रवि गांधी हैं। कौन? रवि गांधी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकहितवादी उपनाम, किसकी बात हो रही है? लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना था? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता था, ठीक। निम्नलिखित में से किसने इंडिया हाउस की स्थापना की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, सभी को पता होगा, ठीक। निम्नलिखित में से किसने इंडिया हाउस की स्थापना की थी? किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दूसरा क्या है? तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन सा सही है? दोनों सही हैं, ठीक है। एक और दो, दोनों सही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, WC बनर्जी। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए, दीपावली घोषणा की गई थी, किसकी बात हो रही है? दीपावली घोषणा की बात हो रही है। दीपावली घोषणा की गई थी रीडिंग वायसराय के काल में, ठीक। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड विलिंगडन और लॉर्ड लिनलिथगो के 1 ABCD कौन सा ऑप्शन सही है? किसके? लॉर्ड इरविन के वायसराय काल में दीपावली की घोषणा की गई थी। रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की गई थी। रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा तैयार की गई थी? किसकी बात हो रही है? रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा तैयार की गई थी? अलेक्जेंडर रीड एवं और थॉमस मुनरो के द्वारा, ठीक है। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा।
रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा तैयार की गई थी। निम्नलिखित में से किसे देवबंद आंदोलन, किसकी बात हो रही है? किसे देवबंद आंदोलन, किसने देवबंद आंदोलन आरंभ किया था? किसने देवबंद आंदोलन आरंभ किया था? मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतबी और राशिद अहमद गंगोही। ठीक है, किसने? मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतबी और राशिद अहमद गंगोही ने कब? 1866 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। 1857 में असफल भारतीय विद्रोह के तुरंत बाद की गई थी। ठीक है, 1866 में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए। ठीक, निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और इन्हें आरंभिक से अंतिम तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यांडबू की संधि, सिगौली की संधि, लहासा की संधि, तुर्कमनचाई की संधि। ABCD कौन सा सही है? सुगौली की संधि, यांडुआबू, इसको हमने किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी पेपर में हमने इसको सॉल्व कराया है। ठीक है, सुगौली की संधि कब हुई है? 1816 में। ठीक है, यांडाबू की संधि की 1826 में। 1826 में। लहासा की संधि हुई है 1904 में। कब? लहासा की संधि 1904 में। और ये तुर्कोमनचाई की संधि 1828 में। ठीक, चारों हो गया। ठीक है, इसको क्या करना है? सही अरेंज करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सारा लिख दिया मैंने। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिएगा इसको आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये। मुजफ्फर अहमद यस चेटियार, किसकी बात हो रही है? आइए देखते हैं। मुजफ्फर अहमद यस चेटियार, यस ए डांगे, गुलाम हुसैन, ये सब किससे जुड़े थे? किससे जुड़े थे ये लोग? चलिए बताइए, किसकी बात हो रही है? मुजफ्फर अहमद यस चेटियार, यस ए डांगे, गुलाम हुसैन, ये लोग किससे जुड़े थे? कानपुर षड्यंत्र मामला, किससे जुड़े थे? कानपुर षड्यंत्र मामला से जुड़े थे। किससे? कानपुर षड्यंत्र मामला से जुड़े थे ये लोग। यह मामला कब? वर्ष 1922 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा, जब चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को रोकने के बाद हुआ था। ठीक, 1923 के बाद मुजफ्फर अहमद यस चेटियार, यस ए डांगे, गुलाम हुसैन, ठीक है, इनके सहित अन्य कार्यकर्ताओं के समूह को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर सशस्त्र क्रांति के माध्यम से क्या किया गया था? भारत को ब्रिटेन से पृथक करने की साजिश का रचने का आरोप लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 51। भारत शासन अधिनियम 1919, किसकी बात हो रही है? भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला क्या है? इसने केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की। दूसरा, इस अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय और केंद्रीय बजट को अलग किया। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों ना, तो एक और ना दो। तो क्या किया था? 1919 के अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय और केंद्रीय बजट को अलग किया था। केवल दो, ऑप्शन बी सही है, केवल दो सही है। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 52। सैंडलर कमीशन
किसकी बात हो रही है? सैंडलर आयोग की बात हो रही है। सैंडलर कमीशन किससे संबंधित है? सैंडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से। सैंडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। सभी को शायद पता होगा। सैंडलर कमीशन का संबंध किससे था? शिक्षा से था। और कौन सा था? हंटर कमीशन, रेले कमीशन, सार्जेंट प्लान, ये तीनों किससे थे? शिक्षा से संबंधित थे। ठीक, हंटर 1882 में, रेले 1902 में और सार्जेंट 1944 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया? किस देश ने हाल ही में कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया? किसने? यूक्रेन ने पारित किया था। किसने पारित किया था? यूक्रेन ने। ठीक, अगला क्या है? किसने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जीता है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसकी बात हो रही है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 आलोक शुक्ला। कौन जीता है? आलोक शुक्ला। ठीक है, भारतीय वन कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को जो है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्या है? हाल ही में किस राज्य ने रामलला दर्शन योजना का आरंभ किया है? किस राज्य ने किया है रामलला दर्शन योजना का आरंभ? किसने? छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़ ने। रामलला दर्शन योजना का आरंभ किसने किया? छत्तीसगढ़ ने। ठीक, चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, लोकसभा किसकी बात हो रही है? लोकसभा के निम्नलिखित सदस्यों में से किसे संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? संसद रत्न पुरस्कार 2024, संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन, एक, तीन और चार, और केवल एक और चार। किसे? सुकांत मजूमदार, कुलदीप राय शर्मा, राजीव प्रताप रूडी, अनुराग ठाकुर। किसे चुना गया है? केवल एक और दो, सुकांत मजूमदार और कुलदीप राय शर्मा को चुना गया है। ठीक, क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, क्या है? इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया है? इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? गोवा में। मोबाइल एप्लीकेशन ई साक्षी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ठीक, किसकी बात हो रही है? मोबाइल एप्लीकेशन ई साक्षी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। किसके द्वारा? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए 59, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? किस राज्य ने शुरू की है? चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। स्कूल ऑन व्हील्स किस राज्य ने शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया है? मणिपुर ने। किसने? मणिपुर ने शुरू किया। स्कूल ऑन व्हील्स किसने? मणिपुर शुरू किया है। किसके लिए? जो शिविरों में रहने वाले छात्र हैं उनके लिए शुरू किया गया है। ठीक है, वहां पर जातीय संघर्ष के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अपने सभी ग्लेशियर के समाप्त होने वाला पहला देश है कौन है?
अपना सभी ग्लेशियर समाप्त होने वाला इस देश के सभी ग्लेशियर समाप्त होने वाला पहला देश है। कौन सा है? कौन सा है? वेनेजुएला। ठीक है, अपने सभी ग्लेशियर समाप्त होने वाला पहला देश है वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला क्या है? इस तरह का पहला देश है जो कि अपने सारे ग्लेशियर खो चुका है, खोने वाला पहला देश है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने क्या किया? वेनेजुएला का जो अंतिम ग्लेशियर है, कौन सा? हम्बोल्ट ग्लेशियर को बर्फ के क्षेत्र के रूप में क्या किया है? पुनर्वर्गीकृत किया गया है, उसको पुनर्वर्गीकृत किया है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। किस राज्य ने, किसकी बात हो रही है? किस राज्य ने सड़क सुरक्षा बल का आरंभ किया है? किस राज्य ने सड़क सुरक्षा बल का आरंभ किया है? किसने सड़क सुरक्षा बल का आरंभ किसने किया है? पंजाब ने किया है। किसकी बात हो रही है? कंगारू छिपकली। किसकी बात हो रही है? कंगारू छिपकली की एक नई प्रजाति हाल ही में खोजी गई है। कंगारू छिपकली की एक नई प्रजाति को हाल ही में खोजा गया है। कौन सा है वो प्रजाति? पश्चिमी घाट। ठीक है, कंगारू छिपकली की एक नई प्रजाति को हाल ही में खोजा गया है। कौन सी प्रजाति? पश्चिमी घाट है। ठीक, पश्चिमी घाट। 62 का बी होगा, सॉरी 62 का डी होगा, पश्चिमी घाट होगा, पश्चिमी घाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर कीजिए। उत्तर प्रदेश में आपूर्ति पोर्टल, किसकी बात हो रही है? उत्तर प्रदेश में आपूर्ति पोर्टल संबंधित है, किससे संबंधित है? कुशल और उच्च सक्षम उम्मीदवारों के लिए कागज रहित भर्ती, जन केंद्रित सेवाओं का कंप्यूटरीकरण। सी क्या है? खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग। डी जघन्य अपराधों की पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को वित्तीय और चिकित्सीय राहत सुनिश्चित करने के लिए क्या हो जाएगा? खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग है आपूर्ति पोर्टल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। उत्तर प्रदेश में निवेश मित्र, किसकी बात हो रही है? निवेश मित्र प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में निवेश मित्र प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में पारदर्शिता प्रणाली में सुधार करना, मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर पास करने वाले छात्रों को लैपटॉप वितरित करना, डेटा के केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करने के लिए राज्य डेटा केंद्रों की स्थापना, उत्तर प्रदेश में व्यवसाय करने में सुलभता को सक्षम करना। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में व्यवसाय करने में सुलभता को सक्षम करना किसका काम है? निवेश मित्र का। निवेश मित्र प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 65। उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता वर्तमान में कौन है? कौन है? अजय कुमार मिश्रा। अजय कुमार मिश्रा क्या है इस समय? उत्तर प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है इस समय? अजय कुमार मिश्रा हैं। क्लियर है? अजय कुमार मिश्रा उत्तर प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हाल ही में भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? हाल ही भारत की पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बताइए आप लोग। थोड़ा सा जल ग्रहण कर ले। तो किसे चुना गया अध्यक्ष के रूप में? देवेंद्र झझारिया को। किसे? देवेंद्र झझारिया को चुना गया है। ठीक, देवेंद्र झझारिया। चलिए निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत और नेपाल के बीच सीमा पार लेन देन के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को सक्षम करने के लिए सहयोग किया है? किसने सहयोग किया है?
एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL और नेपाल नेशनल बैंक नहीं, ठीक है। इसने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL और फोन पे पेमेंट सर्विस लिमिटेड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी फोन पे पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने सीमा पार लेन देन के लिए, भारत और नेपाल की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया है? करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया है। मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसे पहनाया गया है? क्रिस्टीना प्लिशकोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया है, ठीक। क्रिस्टीना प्लिशकोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान चार्टर अधिनियम सही सुमेलित नहीं है? कौन सा प्रावधान और चार्टर अधिनियम सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं। कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर, चार्टर अधिनियम 1793 पहला ही नहीं सुमेलित है, ठीक है, पहला ही सही सुमेलित नहीं है, ठीक। चार्टर अधिनियम 1793 में क्या हुआ था? सभी आगामी जो गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को अपनी परिषदों पर वही अधिभावी अधिकार प्राप्त होंगे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिए गए थे। भारत में कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार के लिए अगले 20 वर्षों के लिए अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक। बाकी सब सुमेलित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, प्रक्रिया समिति के नियम, ठीक है, मिलान करना है। मिलान करते हैं, आइए मिलान करते हैं, ठीक है। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति कौन? सरदार पटेल। सरदार पटेल हो गया, ठीक है। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रक्रिया समिति के नियम कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चारों ऑप्शन के बता दिया हमने आपको, चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन कौन सा? 3, 4, 2, 1, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्लियर है आप सबको? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें आरंभ से अंतिम तक कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसकी बात हो रही है? ठीक, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें आरंभ से अंतिम तक कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। नागालैंड राज्य का गठन, हरियाणा
राज्य का गठन, गुजरात का, सिक्किम का गठन, ठीक है, इन सब का गठन बताना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। चलिए आधा क्वेश्चन यहाँ पढ़िए, आधा क्वेश्चन आगे। क्या है? नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। ठीक है, कथन है क्या है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। कारण आर क्या है? यह देश में एक सत्तावादी और निरंकुश शासन की स्थापना को रोकता है और राज्य द्वारा आक्रमण के खिलाफ लोगों की आज़ादी और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 72। आइए, ठीक है, दोनों आपने पढ़ा। पहला क्या है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, आर ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर नहीं सही, ए सही नहीं है आर किंतु आर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है? ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर एक की क्या है? सही व्याख्या है। ठीक, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 73। आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल नॉकटर्नल एस्पिरेंट। ठीक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल नॉकटर्नल एस्पिरेंट से जुड़िए। ठीक है, नॉकटर्नल एस्पिरेंट सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम में दिख जाएगा। ठीक, नॉकटर्नल एस्पिरेंट सर्च कीजिए टेलीग्राम पे। ठीक, नॉकटर्नल एस्पिरेंट टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो ये चैनल दिख जाएगा, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे अगर पीडीएफ चाहेंगे तो पीडीएफ मिल जाएगा। सी, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, किसकी बात हो रही है? अनुच्छेद 29 की बात हो रही है। ठीक है, कौन सा सही है? या धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को उनकी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है? नागरिकों के एक समूह द्वारा किसी भाषा के संरक्षण, नागरिकों के एक समूह द्वारा किसी भाषा के संरक्षण का समर्थन करने के लिए किए गए राजनीतिक भाषण या वादे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। 73 का ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 और 75। ठीक है, चलिए, रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, रिट की बात हो रही है, रिटों के संबंध में कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, बताइए। रिटों के संदर्भ में, ठीक है, भारत में केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, पहला है भारत के में केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं। क्या ये सही है? दूसरा क्या है? भारत के राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकते हैं। केवल 2, 1 और 2 दोनों, केवल 1, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, तो कौन सा सही है? केवल 1 सही है। राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्या है? संसद अनुच्छेद 32 के तहत इन रिटों को जारी करने के लिए अन्य न्यायालय को कौन अधिकृत कर सकता है? संसद। ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ही इन रिटों को जारी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा ली गई है, कहाँ से ली गई है? भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा ली गई है, कहाँ से ली गई है? भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इंग्लिश कॉमन लॉ से। इंग्लिश कॉमन लॉ से भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा ली गई है। कहाँ से? इंग्लिश कॉमन लॉ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इंग्लिश कॉमन लॉ से भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा ली गई है। ठीक है, भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा कहाँ से ली गई? इंग्लिश कॉमन लॉ से ली गई है। 75 का सी आंसर। क्लियर है? आज की क्लास
तो हम इसी पर विराम देते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसके बाद पार्ट 2 आपकी अपलोड होगी। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों साथ में ही मिलेगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों।